11,000 करोड़ का अमाउंट सिर्फ एआई की हेल्प से सरकार ने कमाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सो एआई की हेल्प से, द काइंड ऑफ एआई टूल्स दैट इज यूज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी हेल्प से गवर्नमेंट हैव द रेवेन्यू ऑफ अराउंड 11,000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू आया है उनको। अब आप सोच सकते हो 11,000 करोड़ का अमाउंट सिर्फ एआई की हेल्प से सरकार ने कमाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और जो आज के टाइम में डेटा कलेक्शन से लेके आईटीआर प्रोसेसिंग जितनी भी की जा रही है ना, वो सब एआई की हेल्प से की जा रही है। इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है। डेटा कलेक्शन मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि आपको अपने पैन को लिंक कराना है बैंक अकाउंट से, फिर पैन को आधार से लिंक कराना है, फिर मोबाइल नंबर लिंक कराना है, फिर पैन आधार आपस में लिंक कराना है। तो दिस वाज द इनिशियल जो एक स्टेप होता है ना, गवर्नमेंट ने वो लिया था पहले कि सब चीजें लिंक कराओ। उसके बाद अगर आप 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो आपके पैन पे इनकम टैक्स को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पता चल जाएगी। दिस इज ऑल डन बाय एआई ओनली। और इससे हजारों क्या लाखों लोगों को रिसेंटली अभी पिछले 6 महीने में 8 महीने में दुनिया भर के नोटिस गए हैं। एंड गवर्नमेंट हैज रिकवर्ड मतलब करोड़ ऑफ अमाउंट, जैसे मैंने बताया। और अभी इसके ऊपर और भी काम किया जा रहा है, बिकॉज अगर आपके पैन पे सिंगल आप ट्रांजेक्शन भी करते हो, जैसे लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स को क्या पता चलेगा। एग्री, कैश की ट्रांजेक्शन को अगर आप छोड़ दो, लेकिन जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको कैसे छुपाओगे यार। जो आपके बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन आ रही है, आप यूपीआई से दुनिया भर की लाखों करोड़ों की एंट्रीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसको कैसे छुपाओगे। तो दिस इज ऑल इज सब कुछ देखा जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सो डेटा कलेक्शन से लेके आईटीआर प्रोसेसिंग करना, रिफंड भेजना या नोटिस भेजना, सब कुछ एआई की हेल्प से हो रहा है। अच्छा, तो मान लो किसी को नोटिस आ जाता है, तो नोटिस में तो डर लगता है किसी को, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नोटिस आता है तो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? सीए का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है उसमें? डेफिनेटली राहुल जी, इसके अंदर देखिए प्रोफेशनल की हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। आई एग्री कि गवर्नमेंट ने काफी सिंप्लीफाइड चीजें कर दी हैं, जैसे अभी नए रूल्स आ गए हैं, नए फॉर्म्स आ गए हैं, तो बंदा खुद भी आईटीआर फाइल कर सकता है। आई एग्री, लेकिन उसके लिए भी अगर नोटिस आते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद एज अ सेल्फ इसके बारे में स्टेप लेना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आजकल एक तो फेक जो है स्कैम्स और बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास इस तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक incometax.gov.in से ईमेल आया हो, पहले आपने ये चेक करना है। ऐसे ही कोई मैसेज चेक करना है, क्योंकि अगर कोई फेक आया होगा, कुछ स्पैम में ईमेल होगा, तो आप उसके चक्कर में फंस सकते हैं। दूसरा, आपने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके देखना है। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ई प्रोसीडिंग्स में जाके पता लग जाएगा कि नोटिस एक्चुअली में मेरे को आया कि नहीं आया। और अगेन टेक्निकल चीजें इसके अंदर आती है कि भाई किसके रिगार्डिंग नोटिस है। जैसे भी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, जो लोग अपनी सैलरी के अंदर ना फेक डिडक्शंस दिखा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी की डिडक्शन दिखा दी और डिडक्शन क्लेम कर लिया, आईटीआर में रिफंड क्लेम कर लिया। तो इस चक्कर में नोटिस आ रहे हैं। तो पहले एक एक स्टेप आपको यही लेना है कि पहले आप रिव्यू करें, देखिए कि कहां से मेल आया, फिर पोर्टल पे चेक करें, फिर उसके बाद देखिए कि आपको नोटिस किस कैटेगरी का आया। अब राहुल जी, इसके अंदर भी नोटिस अलग अलग कैटेगरी के हैं कि आपको रिफंड को लेकर नोटिस आया है, या आपका कोई बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है उसके लिए नोटिस आया है, या आपका कोई कैश डिपॉजिट को लेकर नोटिस आया है, या यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादा कर दी उसको लेकर नोटिस आया। तो मल्टीपल ऑप्शन है। एक सोशल मीडिया पे जो दीपक भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ हम देख रहे हैं कि अगर 10 लाख से ज़्यादा तुम डिपॉजिट कराओगे तो तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा, क्या ऐसा सच में है? नहीं, ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। सच्चाई ये है कि देखिए, एज पर इनकम टैक्स रूल्स या एज पर जो नए हमारे ड्राफ्ट रूल्स अभी आने वाले हैं 2025, 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आप जितना मर्जी चाहे जमा कराओ, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। भाई बैंक वाला ये थोड़ी कह देगा नहीं आपने 10 लाख से 11 लाख जमा करा रहे हो, भाई क्यों करा रहे हो, वो आपसे ही विल नेवर आस्क अ क्वेश्चन। ऐसे ही कोई भी बैंकिंग लॉ, कोई भी आरबीआई का लॉ, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मना नहीं करता है कि आपको 10 लाख से ऊपर का कैश आप जमा नहीं करा सकते। आपका अकाउंट आप जितना मर्जी जमा कराओ। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें यहां पर एक रिपोर्टिंग रखी गई है। रिपोर्टिंग क्या है, बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बैंक को आपको यह बताना है कि जिस पर्सन के खाते में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट होगा, हम उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानते हैं, हम उसको एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो उस पर्सन का पैन नंबर, अकाउंट नंबर आपको हमें बताना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो एक रिपोर्टेबल कैटेगरी में आ जाता है, जिसको अगर मैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलूं उसको कहते हैं एसएफटी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अगर आप ये ट्रांजैक्शन करोगे तो आप रिपोर्टेबल कैटेगरी में आ गए। इसका मतलब इनकम टैक्स को ट्रिगर करेगा, यार इस पर्सन ने 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा कराया, चलो अब इसकी छानबीन करो, अब इसकी डिटेल देखो, इसने आईटीआर फाइल करी है कि नहीं करी, नहीं करी है तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो सब चीजें। जी।
ओके, तो नोटिस भी आएंगे फिर? हाँ डेफिनेटली नोटिस भी आएगा और दुनिया भर का हर्जाना देना पड़ेगा आपको। नोटिस किस लिए आएगा? मान लो आप मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर क्या करते हैं, हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं जहां तक हमें टैक्स ना देना पड़े, कि भाई अभी जो पिछले साल की हमारी आईटीआर गई 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, तो लोग क्या करते हैं 6,95,000 6 लाख की आईटीआर फाइल कर देते हैं। अब बाद में पता लगता है कि उन्होंने एक्चुअल में अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया हुआ 12 लाख रुपए, तो नोटिस नहीं आएगा। डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका मतलब क्या है कि आप आईटीआर तो भर रहे हो 6 लाख की और 12 लाख आपके कैश डिपॉजिट है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कैश जमा है इसका सोर्स क्या है, तब वो नोटिस भेजेगा। और इस केस में तो उसके ऊपर जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में नोटिस जाएगा उसके ऊपर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट का जो है ना पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है। एंड यू वोंट बिलीव 84% टैक्स और पेनल्टी लगेगी इसमें। यानी कि अगर आपने 15 लाख का ऑन एन एवरेज अगर कैश डिपॉजिट कराया है और वो आपका अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि आपके पास उसका कोई सोर्स नहीं है। भाई मैंने 15 लाख रुपए कैश जमा करा दिया, आईटीआर भर दी मैंने 5 लाख की, अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि चलो 5 लाख तो जमा करा दिए, 5 लाख तो मान लेंगे कि आपका आईटीआर से आ गया, तो बाकी 10 लाख जो है वो आपका अनएक्सप्लेन्ड है, उसके ऊपर आपको 84% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 8,84,000 रुपए। तो यानी कि बंदे को बचेगा क्या, सिर्फ 1,60,000 रुपए। अच्छा, हाँ, तो जस्टिफाई कैसे करें? अगर मान लो पिछले साल करा दिया 10-12 लाख रुपए जमा या 15 लाख रुपए जमा, तो फिर कैसे करें? जस्टिफाई ऐसे करें कि आप अपना सोर्स देखें ना, आपके पास पैसा कैसे आया है। भाई राहुल जी के पास 10 लाख रुपए आए, ये तो राहुल जी बताएंगे ना कहां से 10 लाख रुपए आए हैं। या तो मैंने किसी से ले लिए या मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी कैश में, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी का 50% क्या करते हैं, 50% तो एक नंबर में दिखा देते हैं कि जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी हो, और बाकी 50% कैश ले लेते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करते हैं, वो जो 50% है, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख मैंने एक नंबर में ले लिया, 50 लाख जो कैश आया वो मैंने बाय चांस मुझे नहीं पता था, मैंने एक डिपॉजिट कर दिया, वहां से पता लगेगा। या आपके किसी रिश्तेदार से आपने पैसे ले लिए, किसी दोस्त से आपने पैसे ले लिए, और आजकल तो ये भी करते हैं काम कर तू मुझे, मैं तेरे को यूपीआई कर रहा हूं तो मुझे कैश दे दे, वहां से ले लिया। तो उसके सोर्सेज आपको पता होने चाहिए ना, क्या क्या सोर्स से आपने वो पैसा लिया है, वो फिर आपको वहां पे सोर्स जस्टिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि कैश लेना या देना उसके ऊपर 100% पेनल्टी है लेने वाले के ऊपर। यानी कि अगर मैंने आपसे 3 लाख रुपए ले लिए तो 3 लाख की ही मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, एज पर इनकम टैक्स के जो नए रूल्स आए हैं 2025। तो कैश लेना ही नहीं है? कैश के अंदर डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर आप कोई भी, मान लो कैश की भी अलग अलग लिमिट्स है, अगर आप किसी से कैश का लोन ले रहे हैं, मैंने बोला राहुल जी मुझे लोन दे दो, मुझे जरूरत पड़ रही है पैसों की, तो पता आपको कितना अलाउड है, ओनली सिर्फ 20,000 रुपए कैश में। 20,000 रुपए तक ही मैं कैश में लोन ले सकता हूं या दे सकता हूं, या किसी रिश्तेदार से ले रहा हूं तो 20,000 रुपए ले सकता हूं। 20,000 की ऐसी लिमिट रखी गई है कि आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं तो दैट विल बी बाय चेक या किसी भी ऑनलाइन मोड से किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। और जो बंदा ले रहा है अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर 100% तक की पेनल्टी लगती है। तो अगर मान लो गलती से किसी बंदे ने 15 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, तो फिर तो उसको 12-13 लाख रुपए तो पेनल्टी में देना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो उसका अनएक्सप्लेन्ड उसमें पहुंच जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर या अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट में, तो फिर वहां पे उसको नए रूल्स के हिसाब से 84% का टैक्स देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। अच्छा, लेट्स से मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि किसी के पास नोटिस आया और उसके पास पैसा नहीं है, उसने ना जवाब दिया ना कुछ हुआ, फिर क्या होगा? उसको पहले तो सबसे पहले उसको एक सिंपल सा नोटिस जाएगा, ठीक है। नोटिस जाने के बाद उसको फिर रिमाइंडर जाएंगे 2-3, उसके अगेंस्ट में उसने रिप्लाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली उसको जवाब देना चाहता नहीं है, तो वो जवाब नहीं देगा। तो उसके बाद उसको एक फाइनल एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर की कॉपी पहुंच जाएगी, उससे पहले एक ऑर्डर आ जाएगा कि आपके पास ये पहुंच चुका है, अब आपके पास लास्ट चांस है, अदरवाइज हम इसको सुओ मोटो कर देंगे, यानी कि हम अपनी तरफ से आपका फाइनल ऑर्डर दे देंगे अगर आपने अब जवाब नहीं दिया तो। रिसेंटली जैसे मेरे क्लाइंट है वो मंडी में काम करते हैं, अब मंडी में आपको पता सारा कुछ कैश में काम होता है। अब उन्होंने क्या करा, कैश जमा कर रखा था अराउंड 1.25 करोड़ रुपए, ठीक है जी, कैश जमा कर दिया 1.25 करोड़ रुपए, क्योंकि आगे की मंडी में कैश का ही काम होता है, और आईटीआर फाइल कर रखी थी अगले 6.5 लाख रुपए की। अब उसको नोटिस आ रखा है, अब हमने वो कह रहा सर बताओ क्या करूं। अब मैंने कहा भाई आईटीआर तो ठीक करवा लेता कम से कम तू, 1.25 करोड़ तूने अगर कैश जमा भी कराया है तो उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके तो थोड़ा वो टैक्स जमा करा देता, सरकार वैसी छोड़ देती। सरकार को अल्टीमेट मतलब है राहुल भाई टैक्स से, कि आपके पास जो पैसा है ना, या तो वो टैक्स लगने के बाद आपके पास आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो पैसा है उस पर टैक्स दे दो।
तो अगर किसी को ऐसे नोटिस भी आता है ना, तो उसको फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा कि अब आपके पास डिमांड ऑर्डर निकलने वाला है, और डिमांड के अंदर लिख जाएगा कि आपका 15 लाख कैश जमा था, इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको इनकम मान के इसके ऊपर इतने की इंटरेस्ट लगा दिया, इतने का पेनल्टी लगा दिया, अब इसको जमा करा दो बस। फिर आपके पास 30 डेज का टाइम होगा, उसके अगेंस्ट में तो आप अपील में जा सकते हो या उसको जमा कराओगे। फिर नहीं जमा कराया तो फिर नहीं जमा कराया तो उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट है उसको अटैच कर लिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, फिर वहां से रिकवर किया जाएगा, और अल्टीमेटली जब रिमाइंडर्स और आते जाएंगे तो फिर आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको अटैच किया जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और बैंक में पैसा भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये फाइनल है। तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो है, अच्छा, जेल वगैरह जाना पड़ सकता है आपको। गवर्नमेंट जो है अरेस्ट भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल। दिस इज हाउ सीरियस दिस ऑफेंस इज। यस, लोग इसको समझते नहीं है, लोग सोचते हैं यार कोई बात नहीं, कैश में दुनिया भर। देखिए कैश की ट्रांजैक्शन तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना। अभी आप अपने ऑफिस में किसी को 50,000 दे दो, हमें कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट भी यही कह रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैश की ट्रांजैक्शंस को ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में देख के उनको कोशिश कर रही है कम करने की। तो आप कोशिश करें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादा करें ना। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कैश डिपॉजिट की। अब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल की। उसकी भी कोई लिमिट्स है, बैंक से कितने पैसे निकाल सकते हैं? अगेन राहुल जी, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा का एक टैक्स ईयर में, तो वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। रिपोर्टेबल अगेंस्ट कि वो बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बैंक आपको रिपोर्ट करना है इस पर्सन ने अपने खाते से इतना कैश निकाला है। अब अगेन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जो हमारे एक रिलेशन में एक पर्सन था, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है जी, उनकी सैलरी थी 20 लाख का पैकेज था, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब उन्होंने क्या करा कि यार दीपक मेरे को 50% तो कैश देना है और 50% मेरे को व्हाइट में देना है। मैंने कहा जी ठीक है। उनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे 15-20 लाख रुपए। अब डूरिंग जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसी टाइम पे उन्होंने कैश विड्रॉल भी कर लिया अपने खाते से। अब ये सब रिपोर्टेबल हो रहा है, ये सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो चुका है। तो जब एट द एंड उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि यार मैंने वहां से कैश निकाल लिया, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इन्होंने अरेंजमेंट करी होगी। फिर जब आईटीआर फाइल करने बैठे, जब पता लग रहा है इन्होंने तो 20 लाख रुपए का कैश निकाल रखा है। और ट्रिगर पॉइंट कब होता है इनकम टैक्स के लिए? जब आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री डेट तो वही आ रही है। लेट्स सपोज 7 सितंबर 2025 को मैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने गया और उससे 2 दिन या 2 दिन के बाद मैंने कैश विड्रॉल कर रखा है, तो ट्रिगर नहीं करेगा इनकम टैक्स को। वो कहेगा आपने जो कैश निकाला इसका मतलब आपने वो यूज किया है। तो यहां पे फिर उनको नोटिस जाने के चांस रहते हैं बहुत ज्यादा। और डिपार्टमेंट पूछता है कि आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो रिपोर्टेबल है। उसके अगेंस्ट में भी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है ये बताओ आपने कैश का यूटिलाइजेशन कहां किया है। एक पर्सन के साथ क्या हुआ था रिसेंटली, अभी उसकी सैलरी थी 10 लाख रुपए। ठीक है, तो वो क्या करता था, सैलरी में से ना बैंक से जो ट्रांजैक्शन करता था, जो अपने खर्चे रोजमर्रा के जो खर्चे होते थे उनको कम यूज करता था। यानी कि 10 लाख का पैकेज में से मान लो अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 लाख रुपए में यूपीआई ट्रांजैक्शन करता था। अब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है भाई 10 लाख का पैकेज अगर है तो ठीक ठाक होगा। ठीक है, अब उसने क्या करा कि उसने ऐसी कोई इसके कैश की इनकम थी जिनको वो अपने रोजमर्रा के जो खर्चे वहां से भी यूज कर रहा था। भाई अगर आपका 10 लाख का पैकेज है, आपके 3-4 लाख रुपए तो साल के खर्चे होंगे, रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर है, आपके सलून के खर्चे, दुनिया भर के खर्चे हैं आपके। तो क्या हुआ उस केस के अंदर कि भाई 10 लाख के पैकेज में से 1.5 लाख रुपए अगर यूपीआई हो रहा था, तो बाकी इसका मतलब उसके पास ऐसी कैश की इनकम थी जो उसने ना तो रिपोर्ट करी इनकम टैक्स को, और वो उस कैश को यूज कर रहा था अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए। एक ऐसा केस सामने आया था, तो वहां पे डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेजा। अब आप ये बताओ कि आप हर साल अगर आपका पैकेज है 10 लाख का, आप मुझे ये बताओ कि आपका जो है ग्रोसरी पे कितना खर्च होता है, बाल कितने के कटाते हो, शॉपिंग कितने की करते हो। यू वॉन्ट बिलीव ऐसा हुआ है? इफ यू वांट तो मैं नोटिस की जो कॉपी है ना वो दिखा दूंगा आपको, उससे ये पूछा गया। इसका मतलब आप जो है मतलब ऐसा कुछ रेशियो डिसाइड करें कि भाई मेरे पास जो बैंक में पैसा आ रहा है, जो मैं अपने खर्चे कर रहा हूं, वो सारे बैंकिंग के थ्रू ही करूं। क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा मान सकता है। देखो डिपार्टमेंट प्रिज्यूम करेगा, प्रूफ का जो आपको जो प्रूफ करना है ना वो आपको करना है। डिपार्टमेंट तो नोटिस भेज देगा हमें ऐसा लगता है, अब उनको लगता है तो आप उसको वो करो, उनको सेटिस्फाई करो। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसमें फंस जाओगे। तो मोटा मोटा यही है, मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस करे वो बैंक के थ्रू करे, कैश में लेन देन बहुत कम करे, बहुत कम करें, है ना। जो कैश में लेन देन कर रहे हैं वो ये है 10,000 रुपये मान लो एटीएम से निकालना भी है, निकाल लिया और खर्च कर दिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कैश कहीं से आ रहा है उसको यूज कर रहे हैं और आप मैनेज कर रहे हैं। सैलरी क्लास के लिए तो स्पेसिफिक, क्योंकि भी सैलरी में पैसा अकाउंट में आ रहा है। 20 लाख का पैकेज है, 30 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज, सब कुछ अकाउंट में आ गया, तो अकाउंट से ही रोटेट करो, अकाउंट से ही पे करो, अकाउंट से ही लो। उसके अलावा कैश में ट्रांजैक्शन ना करो। और देखो जो बंदा
सैलरी वाला है, उसके लिए कितना जबरदस्त ट्रिगर पॉइंट है। उसका मान लो 20 लाख का पैकेज है, उसके बैंक अकाउंट में सारा 20 लाख आ गया, एक साल में सैलरी आ गई। अब उसके अलावा मान लो उसने 5 लाख रुपए कैश और जमा करा दिया, वो कहां से आया उसके पास? है ना ट्रिगर पॉइंट। भाई तूने तो 20 लाख की सैलरी ले ली, अब ये जो 5 लाख जमा हुए ये कहां से आए तेरे पास? डिपार्टमेंट पूछ सकता है। अब इसके डिपार्टमेंट जो है, अब जो हम एआई के बारे में बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट इसके ऊपर इतनी तेजी से काम कर रहा है। अब जो लोग ये ट्रांजेक्शन छुपाते थे कि मेरी सैलरी की इनकम आ गई, इसके अलावा मेरा कुछ 2, 4, 5, 6 लाख कैश जमा है, वो नहीं दिखाते थे, वो इग्नोर कर देते थे लोग अभी। लेकिन अब वो भी काउंटेबल हो सकता है फ्यूचर में। डिपार्टमेंट इतनी तेजी से अपने एआई टूल्स पे काम कर रहा है। ओके। यस अभी तो हम बात कर रहे थे कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की जी। अब आप बोल रहे हो कि सारे पेमेंट्स जो है वो यूपीआई से करो, तो यूपीआई से कितने पेमेंट्स करने हैं उसकी भी लिमिट्स हैं? हाँ डेफिनेटली। अगर आप अगेन इसमें दो चीजें, अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हो, एक बिजनेसमैन हो, तो दोनों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। पहले बात करते हैं सैलरी वाले के लिए कि भाई अगर आपका मान लेते हैं 25 लाख का पैकेज है, आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए। अब आप यूपीआई के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आप अपने अकाउंट में पेमेंट ले रहे हो, उसमें दिक्कत है। क्योंकि आप आज के टाइम में दुनिया भर के यूपीआई एप्स यूज करते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब यूज कर रहे हो। अब 20 लाख के अलावा आपके अकाउंट में मान लेते हैं राहुल जी से एक पर्सन ने पैसे ले लिए, 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। अब उसको खुद ये चेक करना है कि यार वो जो 1 लाख रुपए आए हैं, क्या वो मेरा लोन है, या मेरी कोई फ्रीलांसिंग की इनकम हो सकती है, या मैंने अपने पापा से लिया, अपनी मदर से लिया, अपने दोस्त से लिए हैं। उसको अकॉर्डिंगली पूरे साल के एंड में, जैसे टैक्स ईयर अभी 25-26 चल रहा है, जब 25-26 खत्म हो जाएगा तो अप्रैल में उसको या तो खुद ये कैलकुलेशन करनी है, किसी की प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, अपना बैंक अकाउंट सामने रखना है, उस पर चेक करना है कि क्रेडिट मेरा कितना है। भाई 25 लाख के पैकेज में अगर आपका 10 लाख रुपए यूपीआई से और आ गया है, वो 10 लाख रुपए क्या है ये तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। ये वो 10 लाख में मेरे 2 लाख मेरी मदर ने दिए, 2 लाख मेरे भाई ने दिए, मेरी बहन ने दिए, उसको आइडेंटिफाई करना है। और अगर सैलरी वाले के लिए उसकी सैलरी के अलावा उसके खाते में 20 लाख से ज्यादा का यूपीआई क्रेडिट हुआ है, सैलरी के अलावा, मान लेते हैं मेरी सैलरी 25 लाख का पैकेज है, 25 लाख के अलावा मेरे पूरे साल में मैंने 25 लाख की और कैश में यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में एंट्री ले ली, तो उस केस में उसको इनकम टैक्स से तो प्रॉब्लम आएगी, जीएसटी से भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जीएसटी लॉ कहता है अगर आप किसी सर्विस सेक्टर में हो और 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है।